जो कैपिटल एसेट है ना, वो डिफाइन करता है सेक्शन 2। देखो सेक्शन 2 डेफिनेशंस का है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन 2 है ना वो डेफिनेशंस। तो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 14 डिफाइन करता है कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट अब क्या क्या इंक्लूडेड है पहले तो ये पढ़ते हैं। पॉजिटिव लिस्ट में आप क्या पढ़ेंगे, कैपिटल एसेट में क्या क्या आता है। कोई भी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो फिक्स्ड हो, चाहे वो सर्कुलेटिंग हो, चाहे वो टैंजिबल हो, चाहे वो इनटैंजिबल हो, आपकी किस में आती है, कैपिटल एसेट में आती है। कोई भी प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, कैपिटल एसेट होती है। इंक्लूडेड इन कैपिटल एसेट, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या इंक्लूड होता है पढ़ते हैं। क्या क्या इंक्लूड होता है, किसी भी इंडियन कंपनी के रिस्पेक्ट में आप कोई राइट होल्ड करते हैं। कैसा राइट, बच्चे ने पूछा मैम कैसा राइट, भाई आप उसके कंट्रोल का या मैनेजमेंट का राइट होल्ड करते हैं, तो वो भी आपकी कैपिटल एसेट है, वो भी आपकी कैपिटल एसेट है। तो राइट्स इन और in relation to an Indian company, कैसे राइट्स, तो इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर राइट्स व्हाटसोएवर। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी को आप हाईलाइट कर देंगे। इंडियन कंपनी में आप राइट्स होल्ड करते हैं, चाहे वो कोई से भी राइट हो, मैनेजमेंट के राइट होल्ड करते हैं, कंट्रोल के राइट होल्ड करते हैं, कोई से भी राइट होल्ड करते हैं, तो वो आपके कैपिटल एसेट में क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। समझ आया, अभी लिखेंगे नहीं, अभी वो सुनेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या आता है, इसके अलावा और भी चीजें आती हैं। और क्या आता है, और क्या आता है, प्रॉपर्टी असेसी कोई भी तरीके की प्रॉपर्टी होल्ड करता हो तो वो किस में आती है, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी, असेसी whether or not connected to his business or profession। तो अब प्रॉपर्टी असेसी कोई प्रॉपर्टी होल्ड करता था, मैंने कहा भाई ये कैपिटल एसेट है, तो आपने बोला ये तो मेरे बिजनेस से कनेक्टेड है, तो क्या हुआ, तो भी कैपिटल एसेट है। तो अभी मैं बताऊंगी ना क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, अभी आप मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, अभी आप सुनो। तो असेसी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, चाहे वो प्रॉपर्टी उसके बिजनेस से कनेक्टेड हो चाहे नहीं हो, उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, कैपिटल एसेट में इंक्लूड करेंगे। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल investor which has invested in such securities in accordance with
regulations made under the सेबी एक्ट। तो अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो कोई सिक्योरिटीज होल्ड करता है, तो ये जो सिक्योरिटीज है ना, ये भी क्या हो गई, कैपिटल एसेट हो गई। तो अब जरा फिर से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो फिक्स्ड हो, चाहे वो सर्कुलेटिंग हो, चाहे वो टैंजिबल हो, चाहे वो इंटैंजिबल हो, चाहे वो इंटैंजिबल हो, क्या होती है, कैपिटल एसेट होती है। इसके अलावा और क्या क्या इंक्लूडेड है? अगर आप किसी इंडियन कंपनी में कोई राइट होल्ड करते हैं, कैसा राइट भाई, मैनेजमेंट का राइट, कंट्रोल का राइट, या कोई भी राइट, तो राइट क्या हो गया, कैपिटल एसेट हो गया। फिर असेसी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी होल्ड करता हो तो उसको क्या बोलेंगे, एसएससी का कैपिटल एसेट बोलेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी उसके बिजनेस से कनेक्टेड हो, चाहे वो नहीं। अच्छा, अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो सिक्योरिटीज होल्ड करता है, उसको आप क्या बोलोगे, कैपिटल एसेट बोलोगे, बशर्ते उसने जो इन्वेस्टमेंट करी है ना, वो सेबी के अकॉर्डिंग करी, सेबी फॉलो किया उसने, सेबी की जो रेगुलेशंस है उसके रेगुलेशन को ध्यान में रखा हो। तो ये हो गई आपकी पॉजिटिव लिस्ट। मैंने अभी आपको ये बताया कि कैपिटल एसेट जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में डिफाइंड है, क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या इंक्लूड करता है। ठीक है, यहां पे ना ये तो डेफिनेशन हो गई, यहां पे लिखेंगे बिसाइड्स इट इंक्लूड्स फॉलोइंग, इस पे फर्स्ट लिख दो, इस पे सेकंड लिख दो, और इस पे लिख दो थर्ड। ठीक है, अब ये लिख लो, फिर हम नेगेटिव लिस्ट करते हैं। लिख, तो कोई जल्दी नहीं है, सपोज करो आपको अभी याद नहीं हुआ या समझ नहीं आया, तो अब वीडियो को पीछे करो, फिर सुनो, फिर पीछे करो, फिर सुनो, बार बार पीछे करो, मगर जब तक समझ ना आए तब तक आगे मत बढ़ो, आगे दौड़ पीछे छोड़ की फिलॉसफी अप्लाई मत करो। चलो, नहीं लिखा तो आप पॉज करके लिखो। अब क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव लिस्ट। अब हम करेंगे नेगेटिव लिस्ट। चलो, नेगेटिव लिस्ट क्या बताती है कि कैपिटल एसेट में क्या क्या नहीं आता। नेगेटिव लिस्ट क्या बताती है कि कैपिटल एसेट में क्या क्या नहीं आता। सबसे पहली चीज जो है ना इसमें, वो आप पढ़ेंगे स्टॉक इन ट्रेड। चलो पेन चेंज कर देती हूँ। स्टॉक इन ट्रेड। अब स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, वर्ड को ब्रेक करो, स्टॉक इन ट्रेड, इसका मतलब है आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उसके बिजनेस में जो स्टॉक को खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, वो स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं है। नहीं समझ आया, एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स है, ये प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर क्या काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर क्या काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर के पास हाउस प्रॉपर्टीज होती है, वो खरीदता बेचता है। तो अब इस मिस्टर एक्स के लिए जो प्रॉपर्टी डीलर है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हुई, वो कैपिटल एसेट हुई, वो हुई स्टॉक इन ट्रेड। क्या हुई, स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट नहीं हुई। क्यों भाई, वो उसको खरीद बेच के अपना काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहा है। तो आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज को खरीदने बेचने का बिजनेस कर रहे हैं, वो चीज आपके लिए कैपिटल एसेट नहीं हो सकती, वो तो स्टॉक इन ट्रेड है। वो स्टॉक जिसको आप ट्रेड कर रहे हैं, वो आपके लिए कैपिटल एसेट कैसे हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स डॉक्टर है, गुड़गावा में उनकी क्लिनिक है। अच्छा, गुड़गावा में एक प्रॉपर्टी भी है, तो अभी क्या ये प्रॉपर्टी उनके लिए स्टॉक इन ट्रेड हुई, ये प्रॉपर्टी उनके लिए कैपिटल एसेट हुई। वो ये डॉक्टर है, वो कोई खरीदने बेचने का काम तो कर नहीं रहे, है ना, तो ये इनके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो गई। मगर ये जो मिस्टर एक्स जो प्रॉपर्टी डीलर थे, उनके लिए तो प्रॉपर्टी क्या हुई, स्टॉक इन ट्रेड हुई। मगर जो डॉक्टर है, उनके लिए प्रॉपर्टी क्या होगी, कैपिटल एसेट होगी। तो अगर आप किसी स्टॉक का ट्रेड कर रहे हैं, उसको आप कैपिटल एसेट में
इंक्लूड नहीं करेंगे। बस इसमें एक ये जो ऊपर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल वाला इन्वेस्टर वाला सिक्योरिटीज वाला पॉइंट है ना, वो एक्सेप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे लिख लो नॉट बीइंग सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इसका मतलब ये है बोलने का कि जो सिक्योरिटीज है ना, अगर किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी है तो वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसकी एक्सेप्शन में अगर आप कोई भी स्टॉक का ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपका कैपिटल एसेट नहीं है, वो तो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, उसको आप कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, उसको बेचने पे आपको कैपिटल गेन नहीं होगा। देखो ना, समझो, आप प्रॉपर्टी डीलर, आप प्रॉपर्टी को खरीदना बेचने का काम करते हो, जब आप प्रॉपर्टी को बेचोगे तो आपका बिजनेस है, तो बिजनेस इनकम होगी ना, उसको आप किस हेड में टैक्सेबल करोगे? पीजीबीपी के हेड में, कैपिटल गेन के हेड में उसको टैक्सेबल नहीं करोगे। समझ आया? तो पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा? स्टॉक इन ट्रेड। एनी स्टॉक इन ट्रेड, यहां पे लिख दो तब भी ब्रैकेट में ताकि भूलो ना, एक्सेप्ट .3 in the positive list. अच्छा, any stock in trade, consumable stores और रॉ मटेरियल जो आपने किस लिए होल्ड किया हुआ है? जो आपने किस लिए होल्ड किया हुआ है? बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पस के लिए। हेल्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इज नॉट अ कैपिटल एसेट। फिर से देखिए, फिर से सुनो, स्टॉक इन ट्रेड या स्टोर्स या रॉ मटेरियल जो आपने अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए होल्ड किया है। अब बच्चे ने पूछा मैम मैं तो बिजनेस करता हूँ, चलो मैंने उसका रॉ मटेरियल होल्ड किया, मगर रॉ मटेरियल को थोड़ी बेचूंगा। बच्चे आप उस रॉ मटेरियल का क्या करोगे? उसे माल बनाओगे। वो माल क्यों बनाओगे? ताकि वो अपने बिजनेस के पर्पस के लिए बेच सको। तो आप वो रॉ मटेरियल या वो कंज्यूमेबल स्टोर्स या वो स्टॉक इन ट्रेड किस लिए होल्ड कर रहे हो? बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पस के लिए होल्ड कर रहे हो ना, तो उसको आप क्या नहीं मानोगे? कैपिटल एसेट नहीं मानोगे। उसको, उसकी इनकम आप कहां पे डालोगे? पीजीबीपी में डालोगे। चलो ये बात आपको समझ तो आ गई। ये लिख भी देते हैं ताकि आपको बाद में भूले ना पढ़ने से याद आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज बिकॉज, दिस is because of the fact that any surplus arising on sale और ट्रांसफर, किस किस का सेल या ट्रांसफर? स्टॉक इन ट्रेड का, कंज्यूमेबल स्टोर्स का या रॉ मटेरियल का, और रॉ मटेरियल is chargeable to tax as business income अंडर सेक्शन 28। समझ आया? मैंने क्या लिखवाया? मैंने आपको ये बताया कि आप अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड सेल कर रहे हो या कोई कंज्यूमेबल स्टोर से सेल कर रहे हो या आप रॉ मटेरियल सेल या ट्रांसफर कर रहे हो, तो उससे जो गेन होगा ना वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। क्या मानी जाएगी? बिजनेस इनकम मानी जाएगी, कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। तो जो भी आप स्टॉक इन ट्रेड, जो भी आप
चलो अब आपको समझ आ गया ना। अब मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। जो भी आप स्टॉक इन ट्रेड होल्ड कर रहे हैं अपने बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पस के लिए, उसको आप क्या नहीं मानेंगे, कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। ठीक है। अब चलो एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया प्रॉपर्टी डीलर वाला। अब ये अब इसका पहला पॉइंट लिख लीजिए नेगेटिव लिस्ट का। ठीक है। ठीक है। एक और लाइन यहाँ पे लिख लो, अच्छी है। व्हाट shall be included in the term stock in trade must always be dependent upon the nature of business of टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर जो बिजनेस कर रहा है ना, उस बिजनेस से जो एक दूसरे डिपेंडेंट, जो स्टॉक इन ट्रेड है ना, वो उस बिजनेस के नेचर पे डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका था पहला पॉइंट, स्टॉक इन ट्रेड। लिख लो, लिख लो। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स। अब पर्सनल इफेक्ट्स क्या होते हैं? अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनो। पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए होल्ड करते हैं, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। किसका पर्सनल यूज? ओनर का पर्सनल यूज, या किसी फैमिली मेंबर का पर्सनल यूज, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर का पर्सनल यूज। आपका किस में नहीं आएगा? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड लग रहा था ना, इंक्लूडेड इन कैपिटल एसेट। समझ आया? समझ आया? समझ आया? तो ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो आप अपने पर्सनल यूज या ऐसे फैमिली मेंबर के पर्सनल यूज के लिए रख रहे हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो कैपिटल एसेट में नहीं इंक्लूड होगा। अच्छा, इस ये जो पर्सनल इफेक्ट्स है ना, इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस का मतलब है कि ये जो अभी मैं चीजें बताने जा रही हूँ ना, ये आपकी पर्सनल इफेक्ट्स में नहीं आती। तो ब्रैकेट में लिखेंगे फॉलोइंग आर नॉट पर्सनल इफेक्ट्स, नॉट पर्सनल इफेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो चीजें मैं बताने जा रही हूँ वो आपकी कैपिटल एसेट मानी जाएंगी। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, या एनी वर्क ऑफ आर्ट, एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो अब आप ध्यान से सुनो कि आपकी ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस या ड्राइंग्स या पेंटिंग्स या कोई भी वर्क ऑफ आर्ट अगर आप होल्ड करते हो बच्चे, तो वो आपका पर्सनल इफेक्ट नहीं है, वो कैपिटल एसेट ही होता है। पर्सनल इफेक्ट कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है? जो आप या तो अपने पर्सनल यूज के लिए रख रहे हैं या अपने किसी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के पर्सनल यूज के लिए रख रहे हैं। और इसकी क्या एक्सेप्शंस है? ये सारी। ठीक है। लिख लो सेकंड पॉइंट।
ये आपका क्या था, सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट था। अब आता है थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनी agricultural land in rural area is not a capital asset। ये जो रूरल एरिया है ना, इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन होती है। रूरल एरिया की डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। रूरल एरिया की डेफिनेशन क्या होती है, देखो सबसे पहले तो ना एक कैंटोनमेंट बोर्ड है, म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ रूरल एरिया, ठीक है। अब देखो देखो ये एक आपकी म्यूनिसिपैलिटी है या कोई कैंटोनमेंट बोर्ड है, कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड, और इसकी पॉपुलेशन क्या है, 10,000 या उससे ज्यादा है, मोर देन इक्वल टू 10,000। इसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर, इसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर जो एरिया होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, रूरल एरिया। रूरल एरिया आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ, एक ऐसी म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड की जुरिस्डिक्शन से बाहर जिसकी पॉपुलेशन क्या है, 10,000 या उससे ज्यादा है, 10,000 या उससे ज्यादा है। अच्छा चलो, ये तो रूरल एरिया है। आगे ना, एंड इसमें ना एडिशन हो गए, हाल ही में इसमें एडिशन हुआ है। इस बार की अमेंडमेंट नहीं है, लास्ट टाइम भी आया था, मगर अब इसमें ये इंपॉर्टेंट बहुत है। तो अब इन्होंने ये बताया, ये चेंज किया कि अब ये एक म्यूनिसिपैलिटी है, कैंटोनमेंट बोर्ड है। सर्कल ना पूरा नहीं हो रहा, नीचे बना देती हूँ। देखो देखो एंड also which does not fall within distance given below, within distance given below। अब जो मैं नीचे डिस्टेंस आपको दे रही हूँ ना, उस डिस्टेंस के अंदर भी ये प्रॉपर्टी नहीं आनी चाहिए, ये एसेट नहीं आना चाहिए, तब उसको क्या माना जाएगा, कैपिटल एसेट। सर्कल भी ठीक नहीं हो रहा ना। अब देखो, ये कैंटोनमेंट बोर्ड या म्यूनिसिपैलिटी है, और इसकी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है, 10,000 या उससे ज्यादा, 10,000 से ज्यादा मगर 1 लाख तक है, मोर देन 10,000 एंड लेस देन इक्वल टू 1 लाख। इसके 2 किलोमीटर तक के एरिया में जो एसेट होती है ना, उसको आप रूरल एरिया नहीं मानते। फिर से सुनो, उल्टे तरीके से सुनो, उल्टा बोल गई मैं, सॉरी। देखो ये म्यूनिसिपैलिटी है और इसकी पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में है, ठीक है। तो अगर आपको ये देखना है ना रूरल एरिया है या नहीं है, तो इस एरिया में जो प्रॉपर्टी फॉल कर रही है ना, उसको आप रूरल एरिया नहीं बोल सकते, इसके बाहर की प्रॉपर्टी को आप रूरल एरिया बोलोगे।
इसलिए मैंने क्या लिखा, इट डज नॉट फॉल विद इन द डिस्टेंस गिवन बिलो। एक ऐसी म्यूनिसिपैलिटी जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है मगर 1 लाख तक है, इसके 2 किलोमीटर तक के एरिया में फॉल नहीं करना चाहिए वो एरिया, अगर आप उसको रूरल एरिया बोलना चाहते हो तो। अगर वो 2 किलोमीटर तक के एरिया में फॉल करता है तो आप उसको रूरल एरिया नहीं बोलेंगे। अच्छा नहीं जी, मेरी पॉपुलेशन तो 1 लाख से ज्यादा है, मेरी पॉपुलेशन तो 1 लाख से ज्यादा है। तो अगर आपकी पॉपुलेशन 1 लाख से तो ज्यादा है बट 10 लाख तक है, तो अब ये किलोमीटर कितना हो गया, 6 किलोमीटर। अब इसके ऐसी म्यूनिसिपैलिटी के 6 किलोमीटर तक का एरिया आपका रूरल एरिया नहीं कहलाएगा। अच्छा नहीं जी, मेरी तो 10 लाख से भी ज्यादा है म्यूनिसिपैलिटी की जो पॉपुलेशन है, मोर देन 10 लाख, मोर देन 10 लाख। तो ये जो एरिया है ना, ये हो गया 8 किलोमीटर, ये एरिया क्या हो गया, 8 किलोमीटर। अब जरा फिर से गौर करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ऐसा एरिया जो ऐसी कैंटोनमेंट बोर्ड या म्यूनिसिपैलिटी में आता है जिसकी पॉपुलेशन 10,000, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, उसको आप रूरल एरिया नहीं बोलते। इसके जुरिस्डिक्शन के बाहर होना चाहिए अगर आप चाहते हो रूरल एरिया हो। अच्छा क्या इंक्लूडेड नहीं है, कि अब आपका जो म्यूनिसिपैलिटी है ना, आप बेसिकली वो ना, आपने इसी को देखना, इसको देखोगे तो आपकी क्लासिफिकेशन ठीक हो जाएगी। अगर आपकी म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, 1 लाख तक है, तो उसके 2 किलोमीटर तक का एरिया रूरल एरिया नहीं होता। 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है, तो 6 किलोमीटर तक का ये रूरल एरिया नहीं होता। और 10 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर। पहले ये जो था ना डिस्टेंस, वो बस 8 किलोमीटर था, अब इसको डिवाइड कर दिया गया पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, इसको चाहे पूरा लिख लो, इसको शॉर्ट मत लिखो, बाद में आपको दिक्कत ना है ना, इसको पूरा लिख लो। पॉपुलेशन समझ आया। तो जनरल डेफिनेशन पहले क्या बताई गई कि भाई ऐसी कैंटोनमेंट बोर्ड या म्यूनिसिपैलिटी जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा हो, उसके बाहर के एरिया को रूरल एरिया बोलते हैं। अच्छा क्या नहीं आता रूरल एरिया में, ऐसी म्यूनिसिपैलिटी जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है मगर 1 लाख तक है, उसके 2 किलोमीटर तक का एरिया रूरल नहीं कहलाता। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है, तो 6 किलोमीटर तक का एरिया, और 10 लाख से भी ज्यादा है तो 8 किलोमीटर तक का एरिया। समझ आया इसको ना, ये ना थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा था ना, इसलिए मैंने इरेज कर दिया, उसको ठीक से लिख देते हैं 6 किलोमीटर। समझ आया। अब ये वाला पॉइंट पढ़े, कहते हैं रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कैपिटल एसेट नहीं होती। तो कैपिटल एसेट कौन सी एग्रीकल्चरल लैंड होगी, जनरल डेफिनेशन देखे तो इसके अंदर वाली। अच्छा हम तो जनरल डेफिनेशन नहीं देख रहे, ये देख रहे हैं, तो इसके 2 किलोमीटर तक के एरिया की जो लैंड है वो क्या होगी, कैपिटल एसेट होगी। एरिया लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो क्या होगी, कैपिटल एसेट होगी। क्यों, क्योंकि इसके बाहर का एरिया हो गया ना रूरल एरिया। तो अच्छा इस केस में 6 किलोमीटर तक के एरिया में जो एग्रीकल्चरल लैंड होगी वो कैपिटल एसेट होगी, क्योंकि रूरल एरिया तो बाहर है। इस केस में 8 किलोमीटर तक की लैंड एरिया में जो एग्रीकल्चरल लैंड होगी वो क्या होगी, कैपिटल एसेट होगी, क्योंकि रूरल एरिया तो बाहर है। कई बार ना बच्चे ना इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, इस डेफिनेशन में, इस लाइन, बेसिकली इस लैंग्वेज में। ये डिफिकल्ट नहीं है, देखो वो बस कह रहा है कि इसके इस एरिया के विद इन फॉल नहीं करता रूरल एरिया, बस इतनी सी बात तो बोल रहा है। चलो अब लिख लो इसको ना, ऐसे ही लिख लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी करा देती हूँ, इससे ज्यादा अच्छा लगेगा ना आपको। यहां से पॉज कर लो वीडियो।
चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करते हैं। एक्स है एक फार्मर। क्या है? एक्स एक फार्मर है और इसकी एक एग्रीकल्चरल लैंड थी जो कहाँ थी? विलेज में थी। अच्छा, इस विलेज की पॉपुलेशन क्या थी? 6,000 लोग थे बस। छोटा सा तो गांव है, छोटा सा गांव है, 6,000 लोग रहते हैं। और ये गांव है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब ये तो लैंड रूरल एरिया ही हो गई ना? क्या हो गई? रूरल एरिया ही हो गई ना? है ना? तो अब अगर ये ट्रांसफर करता है तो उसको कैपिटल गेन अराइज होगा। क्या अराइज होगा? कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, सॉरी, कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा क्योंकि वो रूरल एरिया है ना, तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। देखो मैंने ऊपर क्या लिखवाया था आपको कि रूरल एरिया में कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं होती, है ना? जब वो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन भी नहीं होगा। अब क्योंकि इसकी एसेट कहाँ पे सिचुएटेड है? रूरल एरिया में सिचुएटेड है, तो अगर वो ट्रांसफर करता है तो कैपिटल एसेट नहीं होगा, कैपिटल गेन नहीं अराइज होता फिर। अच्छा, ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स तो फार्मर नहीं है, सेम एग्जाम्पल है। एक्स फार्मर नहीं है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? एक्स कोई भी हो, एक्स कोई भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स फार्मर है कि नहीं है। रूल तो सेम ही रहेगा ना। ये थोड़ी मैंने ऊपर कहीं लिखा है भाई एक्स कौन है, एसएससी कौन है, ये मैंने लिखा है कहीं पे? मैंने बस डिस्टेंस बताया है। उसके हिसाब से रूरल एरिया है, रूरल एरिया है तो कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स फार्मर है कि नहीं। ठीक है? ठीक है। अब देखो, ये एक म्यूनिसिपैलिटी है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, समझो 12,000 है, समझो 12,000 है। ठीक है? अब इसके 2 किलोमीटर के एरिए में ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स है ना, इसकी जो एसेट है, लैंड है, वो इसमें इसके 2 किलोमीटर तक है। अगर है तो वो कैपिटल एसेट है तो कैपिटल गेन भी अराइज होगा। नहीं जी, इसकी एसेट तो, इसकी जो लैंड है वो तो यहाँ पे 2 किलोमीटर के बाहर है। अच्छा, तब वो क्या हो गई? रूरल एरिया हो गई। रूरल एरिया का मतलब क्या हुआ? नो कैपिटल एसेट। और इसका मतलब क्या हुआ? नो कैपिटल गेन। इस वाले एग्जाम्पल को फिर समझो, आपको अच्छा लगेगा। देखो मैंने क्या बताया था, रूरल एरिया वो एरिया नहीं होता जो इस 2 किलोमीटर के अंदर आए। अब अगर एक्स की एग्रीकल्चरल लैंड इस 2 किलोमीटर तक है तो इसका मतलब वो रूरल एरिया में नहीं है, अर्बन एरिया में है। अब वो अर्बन एरिया में है तो वो कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट है तो कैपिटल गेन अराइज होगा। जी नहीं, जो एक्स है ना उसकी तो लैंड 2 किलोमीटर के बाहर है, 2 किलोमीटर में है ही नहीं। तो ये जो 2 किलोमीटर के बाहर है वो तो रूरल एरिया है। रूरल एरिया है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। समझ आया? तो क्योंकि पहले एग्जाम्पल में उसकी जो लैंड थी वो रूरल एरिया में थी तो कैपिटल गेन नहीं अराइज हुआ क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं था। और लास्ट एग्जाम्पल में तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। अभी तो मेरी इसकी पॉपुलेशन क्या थी? 12,000। इसका मतलब ये है कि वो 10,000 से तो ज्यादा थी मगर 1 लाख तक थी। तो ये तो पहली क्लासिफिकेशन में आ गई ना। ऐसे ही आप देख सकते हो बाकी दोनों क्लासिफिकेशन। समझ आया? चलिए ये एग्जाम्पल लिख लो ताकि बाद में आपको याद रहे। लिख लो। समझ आया?
अच्छा, ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ना, कब एप्लीकेबल है? जब ये एक्स है ना, इसकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो एक ऐसे विलेज में सिचुएटेड है जो कि एक म्यूनिसिपैलिटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? म्यूनिसिपैलिटी का पार्ट है। ये तो मैंने आपको उसमें भी लिखवाई थी ना डेफिनेशन में, तो मैंने इसलिए बात बोली नहीं, मगर ये लिख लो आप ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। आप ये लिमिट कब देखते हैं? जब वो म्यूनिसिपैलिटी का पार्ट हो। म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड लिखा है ना, देखो लिखा है, दिखाओ, ये देखो लिखा हुआ है ना म्यूनिसिपैलिटी। तो ये कंडीशंस आप कब स्टडी करेंगे? जब ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो एक ऐसे विलेज में आ रही हो जो म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड का पार्ट हो, तभी तो आप म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन देखोगे। समझ आया? अच्छा, ये हो गई आपकी तीन चीजें नेगेटिव लिस्ट में। सबसे पहले क्या आई थी आपकी? स्टॉक इन ट्रेड। फिर क्या आया था? पर्सनल इफेक्ट्स। फिर एग्रीकल्चरल लैंड जो रूरल एरिया में है, उसको भी आप कैपिटल एसेट नहीं बोलते। फिर आपका क्या आएगा? फिर आपका क्या आएगा? फ्यू गोल्ड बॉन्ड्स एंड स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। अब ये ना रटने वाला पॉइंट है, इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, ठीक है, बस ऐसे याद कर लो। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, मेन पॉइंट्स क्या आते हैं? पहले तीनों, जिनका मैंने आपको डिटेल में समझा दिया विद एग्जांपल। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999। ये दोनों पॉइंट जो है ना, इनकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी ज्यादा होती नहीं, मतलब एग्जाम देखो, फोर्थ की तो पॉइंट की तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आपका अकेडमिकली इंपॉर्टेंट है, बस वैसे प्रैक्टिकली जनरली आपको मिलेगा नहीं पॉइंट, तो आप इसको याद कर लीजिए। तो ये हो गया आपका कैपिटल एसेट। मैंने आपको क्या बताया कैपिटल एसेट में? अभी तक कैपिटल एसेट क्या होता है, क्या इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं। अब आप पढ़ेंगे कैपिटल एसेट की क्लासिफिकेशन, कि कैपिटल एसेट कितने तरीके का होता है। ठीक है, बस ये लास्ट के दोनों पॉइंट लिख